हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे बीपीएससी एईडीओ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का अगला भाग, जो कि एडिटेरिया बुक से लिया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, इस तरह के और सारी टेस्ट कराने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूरब से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जास्कर, पीर पंजाल, गिलगित, वुलर झील। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूरब से पश्चिम दिशा के क्रम में क्विनुल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, गिलगित श्रेणी और वुलर झील, ये मध्य और शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच डल झील और कश्मीर घाटी स्थित है। अबोरझील दर्रा गिलगित को श्रीनगर से जोड़ती है। कुमायूं हिमालय में फूलों की घाटी उत्तराखंड स्थित है। कश्मीर हिमालय के करेवा क्षेत्र केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है। भूमिगत जल द्वारा कौन सी आकृति बनती है। घोलरंध्र, युवाला, अंधघाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। घोलरंध्र, विलयरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, लेपीज, अंधघाटी, अस्टेलेगमाइट आदि कास्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली स्थलाकृतियां हैं। इसका निर्माण भूमिगत जल एवं वर्षा जल के विलयन क्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, ये कथन असत्य है। खनिजों तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। खनिज किसी क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाली खनिज की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन खनिजों को भूगर्भिक दृष्टि से बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इसका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में सजाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल का है 93.91%, मिजोरम का है 91.58, गोवा का है 88.70% और त्रिपुरा का है 87.75%। तो इसका क्रम होगा केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी, अष्टमुदी केरल और पुलिकट तमिलनाडु, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी और सी सही जवाब है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है और रूपकुंड झील जो है हिमाचल प्रदेश में है।
और प्रमुख झील को देख लेते हैं। वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब सारे जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, अष्टमुदी वेम्बनाड केरल में, लोकटक झील मणिपुर में, उदय सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, ये सब सारे राजस्थान में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा मयूराक्षी परियोजना से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाभान्वित है, जबकि शरावती कर्नाटक एवं हीराकुंड उड़ीसा के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। पहला है फ्रेंच गुयाना, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा है गुयाना, चौथा है वेनेजुएला, पांचवा है कोलंबिया, छठा है पेरू, सातवां है बोलीविया, आठवां है पराग्वे, नौवां है अर्जेंटीना और 10वां है उरुग्वे। तो ये 10 देश जो है ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होती है। यह वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण होती है, जबकि अन्य राज्य असम हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सब में जो है वर्षा का आगमन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी के सतह या भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ, सी, एल, एफ। ये क्रम याद रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फ्लोरीन। ये जो है भूपर्पट्टी में तत्वों का क्रम है। सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगभग 46.71% है। सिलिकॉन जो है 27.69% है, और आपका एल्युमिनियम जो है 8.07% है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भूमध्य सागर में से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है मिस्र, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, मिस्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया एवं मोरक्को। अगला प्रश्न है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल जो है आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के
समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला बनेगा F बराबर के कांस्टेंट आवेश 1 और आवेश 2 बटे आर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार कौन कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है 6C14 और 7N14 उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन बी संभारिक का उदाहरण है। संभारिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान, ऊपर वाला द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान सेम है। मतलब जिस तत्व की द्रव्यमान संख्या एक हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे संभारिक कहा जाता है। संभारिक की परमाणु संख्या में भिन्नता का कारण है इन तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों का संख्या का भिन्न भिन्न होना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यदि लकड़ी लोह और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए और वायु की अनुपस्थिति में, तो पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिंक। जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है। इसकी परमाणु संख्या जो है 30 होती है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के साथ जो मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि पीतल जो है कॉपर Cu प्लस Zn का मिश्रण है। कांसा जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन निम्न में दिए गए कथनों में कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा के प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। चालन किसे कहते हैं? ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। संवहन द्रव्य तथा गैस में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा होता है, जैसे जल का गर्म होना, भूमि और समुद्री मंद पवन का चलना। विकिरण इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बल्ब का गर्म होना, रेत का गर्म होना आदि। अगला प्रश्न है पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? जिसमें
जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन एंजाइम उपस्थित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्नाशय रस। अग्नाशय कोशिकाओं से स्रवित होने वाली रस को अग्नाशयी रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस जो है, इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। इसमें 98% जल, 2% जो है एंजाइम और लवण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? निम्न में कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक सूचना संग्रहित करना। कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक सूचना संग्रहित करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः एचआईवी का संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस एफ और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निम्न प्रतिबिंब डैश होगा। तो कैसा प्रतिबिंब होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आभासी और बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकांगों के में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन सी ऐसी कोशिका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल रुधिराणु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक कार जो है 800 केजी का है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? F बराबर एम ए। एम कितना है? एम बराबर एम है 800, द्रव्यमान है 800 केजी। एफ बराबर एम ए, तो इसका होगा एम बराबर dv बाय dt। आठ सौ टू 90 गुना 5/18 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4000 न्यूटन आएगा। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ईंधन का पूर्ण दहन कार्बन, ईंधन का अपूर्ण दहन, माफ कीजिए, ईंधन का अपूर्ण दहन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला एवं डीजल का दहन सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7.35 से 7.45। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का, इसका होता है 2.2 से 2.4। सिरका का होता है 2.4 से 3.4। शराब का होता है
2.8 से लेकर के 3.8 तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति। रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति। गैल्वेनिक सेल का निर्माण अलेक्सांड्रो वोल्टा ने किया था। गैल्वेनिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गैल्वेनिक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनका एक बार प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल, इसे पुनः आवेशित करके बार बार प्रयोग में लाया जाता है, इसे रिचार्जेबल होती है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे विद्युत रासायनिक सेल के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा सही है? जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लीनियस ने दिया था। अच्छा, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण विटेकर ने दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। कैरोलस लीनियस जो है द्विजगत द्विनाम सिद्धांत द्वारा द्विनाम पद्धति दिया था, इसमें जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया था। विटेकर ने जो है 5 जीवों को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा हुआ, प्रोटेस्टा हुआ, कवक और पादप तथा जंतु। अगला प्रश्न है, एक कार एक गोल ट्रैक पर एक जैसी स्पीड से चलती है। एक कार एक गोल ट्रैक पर एक जैसी स्पीड से चलती है। क्यों चलती है? इसकी स्पीड एक जैसी है, इसका वेग एक जैसी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिर्फ एक, इसकी स्पीड एक जैसी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें और सही ऑप्शन चुनें। जाइलम जड़ों से पत्तियां तक पानी और मिनरल पहुंचाती है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से दूसरे हिस्से तक खाना से नीचे की तरफ पहुंचाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल पहुंचाता है, ये सही है। अब फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम जो है सुक्रोज, इनके सुक्रोज और अन्य सारे खाद्य पदार्थ जो है दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसलिए दूसरा जो है कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में है विदेशी यात्री, सूची 2 में है शासक। इसका सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। अच्छा, निकोलो कांटी, ये हो गया देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय। बारबोसा, हो आरते बारबोसा, कृष्ण देव राय। फर्नाओ नुनीस, अच्युत देव राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निकोलो कांटी जो है 1420 ईस्वी में आया था। निकोलो कांटी जो है ये 1420 में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है ये शासक शाहरुख के दूत के रूप में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और बारबोसा जो है कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और नुनीज जो है पुर्तगाली का जो है, ये पुर्तगाल से आया था, ये घोड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है 1843। मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो है 1884। बंग भाषा प्रकाशिका
सभा का स्थापना जो है 1836। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मिलान गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 ईस्वी में इसका जो है राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर हुआ? लाल महल में करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने शासन को मजबूत और स्थिरता प्रदान करने के लिए कई प्रकार के जो है आर्थिक नीति को अपने शासन में शामिल किया और कई क्षेत्रों में लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है तारीख ए फिरोजशाही है, जिसकी रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिक को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी इस प्रकार है। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रक, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक। सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक होता था। और बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है। हैदराबाद जो है सबसे पहले हैदराबाद ये जो है 1798 में स्वीकार किया था। अच्छा, उसके बाद जो है मैसूर, मैसूर जो है 1798 में किया था। उसके बाद तंजौर, तंजौर जो है ये जो है 1799 में किया था। अवध, अवध जो है अवध 1801 में किया था। पेशवा, पेशवा जो है ये 1802 में किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, पेशवा 1802। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित किया गया है। देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 के आसपास चला था। ठीक है। अच्छा, नील विद्रोह जो है, नील विद्रोह ये 1859 से 60 तक चला था। अब पावना विद्रोह जो है ये 1873 से 1876 तक चला था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। ये जो है सत्य नहीं है। 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचा। कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय में उनकी एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी। जोन्स कानून के जानकार होने के साथ साथ एक भाषाविद थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था और वह फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने एक दोस्त से अरबी और फारसी भी सीखी थी। कलकत्ता में उन्होंने पंडितों के साथ दिन में कई घंटे बिताना शुरू किया, जिन्होंने उन्हें संस्कृत भाषा, व्याकरण और कविता की सूक्ष्मता सिखाई। उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा और अन्य विज्ञानों एवं प्राचीन भारतीय ग्रंथों का जो है अध्ययन किया। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हेड जैसे अंग्रेज भी भारतीय प्राचीन विरासत की खोज, भारतीय भाषाओं में महारत हासिल की और संस्कृति एवं फारसी पुस्तकों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने में व्यस्त थे। उनके साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका शुरू की। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में
निम्नलिखित को कौन सी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड कर्जन, ये कर्जन जो है 1899 से 1905 तक था। उसके बाद जो है हार्डिंग, हार्डिंग जो है 1910 से 1916 तक रहा। ठीक है। उसके बाद जो है चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 तक रहे। उसके बाद जो है इरविन जो है 1926 से 1931 तक रहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 3, 2, 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंतिम ये भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। भारतीय मंदिर में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की प्रायः सभी महत्वपूर्ण नगर जो है 2 भागों में विभक्त होते थे, पश्चिमी तथा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के बारे के अनुमान में अनुमान लगाया गया है कि प्रायः शासक जो है का निवास स्थान रहा होगा और पूर्वी भाग सामान्य लोगों का निवास क्षेत्र रहा होगा। लेकिन धौलावीरा भाग जो है 3 भागों में विभक्त था। एक किला जो है मध्यनगर में, निचला नगर पूर्वी क्षेत्र में। यह नगर जो है आयताकार आकार में बना होता था। यह नगर गुजरात में स्थित है। इस सभ्यता की खोजे गए नवीनतम नगरों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चिश्ती सिलसिले की प्रथम 3 सूफियों का क्रम कौन सा है। पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बख्तियार काकी, तीसरा है गजे शक्कर। चिश्ती सिलसिले का संस्थापक जो है मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी तथा शिष्य थे। चिश्ती सिलसिले का संत फरीरुद्दीन गजे शक्कर का केंद्र हासी और अजोधन था। इनके कुछ छंदों को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त निजामुद्दीन औलिया के लोग सिद्ध पुरुष भी कहते थे। अगला प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक देश और दूसरा मथुरा शैली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंधार शैली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जमींदारों की राजस्व वसूली में सहायता करता था। यह धनी किसानों का वर्ग था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोतदार। लोग बड़े बड़े रकबे पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबारों पर जो है नियंत्रण होता था। जोतदार जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांवों में ही रहते थे, जिसके कारण जो है ग्रामवासियों पर उनका सीधा प्रभाव रहता था। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की लगन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को प्रतिरोध करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रांतीय सरकारों से प्रेसिडेंसियों की सरकारें से अधिक शक्ति प्राप्त थी। प्रांतों का शासन
गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षी का अंत का निर्णायक कारण क्या था? इसका सही कारण था वांडीवास का युद्ध में निर्णायक पराजय। वांडीवास का युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हुई। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा से था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अमेरिका में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में किस प्रदेश की पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। इनके कार्यकर्ताओं में मुख्तिया पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, इसलिए उन्होंने पंजाब के सशस्त्र विद्रोह आरंभ करने के लिए चुना। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल से। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। काल के प्रमुख संपादक थे परांजपे। अगला प्रश्न है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्रवाई के कारावास में रखा जा सकता था। यह रॉलेट समिति की सिफारिशों पर आधारित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके थोड़ी सी भी हेल्पफुल मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है और इसी तरह के बहुत सारे हम टेस्ट जो है करा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिविल सेवा युवाओं की प्रशिक्षण के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों का एक विवाद में हस्तक्षेप किया। गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके हड़ताल पर जाने की राय दी। मजदूरों की हड़ताल पर जारी रखने के लिए संकल्प के बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके आमरण अनशन से जो है सरकार मिल मालिकों पर जो है दबाव डाला गया और वे नरम पड़ गए, जिसमें 35% बढ़ाने पर सहमत हो गए और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 राजनीतिक पार्टी है, सूची 2 में संस्थापक है। भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो है स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना KM मुंशी। तो इसका सही जवाब होगा 2-3-1 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 के क्लोज सेक्शन 1 में, अनुच्छेद 23 के क्लोज 1 में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अभियुक्तों व सजा पाए लोगों का अधिकार। अनुच्छेद 23 के क्लोज 1 में है मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 23 के क्लोज 2 में है राज्यों के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने पर निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने पर राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनसे किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों को नियोजित का प्रतिबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में उपबंध किया गया है। सरकारी विधेयक, यह विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक, यह विधेयक किसी ऐसे सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य में है। 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। अगले प्रश्न पे, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द से अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न है, सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में राज्यसभा के पदों सदस्यों की संख्या। कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं? गुजरात में 11 राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। अच्छा, कर्नाटक में 12, बिहार में 16, बिहार में 16, बिहार में 16, उड़ीसा में 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है। ये कथन सत्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में यह किस वाद में फैसला लिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा कमजोर या समाप्त हो। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धन विधेयक केवल विधानसभा में
लाया जा सकता है। अनुच्छेद 192 ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष लाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1931 में लाया गया था। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। उस समय जो है इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था और VKR राव द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना करके जो है इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया था। ये 49 रुपये बताए थे और दादा भाई नौरोजी जो है ये लगभग 20 रुपये बताए थे और 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.4 लाख है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। वे बैंक थे, वे कौन कौन से बैंक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और सी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी JBC ने। JBC के द्वारा जो है बाजार के नियम का अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। बाजार का नियम JBC ने दिया था तथा जेम्स कीन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। कीन्स जो है रोजगार का सिद्धांत दिया था। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह वह दर है जिस पर RBI धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्प ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2005 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986 को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। ये जो है गलत है। तारापोर समिति जो है पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई थी। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति लेन देन में अनियमितता की जांच के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से जो है दूसरा बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ।
कब हुआ? ये 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। किनके प्रयासों से? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग के विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। उपरोक्त में से कोई नहीं। पटना 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसने दुखी हृदय जैसे छंद नाम के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर कि चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, झील से संबंधित जिला के बारे में असत्य कथन का चयन करना। कुशेश्वर झील दरभंगा सही है, जगतपुर झील भागलपुर सही है, अनुपम झील कैमूर सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतास जिला जो है सर्वाधिक सिंचित है। अगला प्रश्न है, भारत में जनजाति का सबसे आबादी के रूप में सही क्रम है, उसके सही क्रम क्या है? भील, भील, गोंड, संथाल। भील, गोंड, संथाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तृतीयक शैली का विस्तार चंपारण जिले में है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, कोसी की सहायक नदियाँ कोसी की सहायक नदियाँ हैं अरुण, तमोर, लिखू। ये जो है कोसी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 के क्लॉज जी में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड समस्टेल, सिमोन सकागुची। उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया, जो समुद्री जैव विविधता रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस।
अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2028 तक। निम्नलिखित में कौन पिछले हुए लवन रिएक्टर में उपयोग हेतु थोरियम ईंधन को यूरेनियम के ईंधन में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी मूल्य के कारण रामसर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित रोजमारी डोडवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैमूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। 19 साल की दिव्या देशमुख जो है फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। दिव्या देशमुख जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उनका मुकाबला भारत की टॉप खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से था। बाकू में हुए ऑल इंडिया फाइनल में दिव्या ने कनोरी हम्पी को रैपिड टाई ब्रेकर में 1.5 के मुकाबले 0.5 से हराया। अगला प्रश्न है, भारत में यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कब साइन हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाश प्राइम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला सवाल है, निम्न में किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोधपुर। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेखपुरा। किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव रंजन। अगला प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के
विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।